नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। आप सभी लोगों का पुनः अवर 24 यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संवैधानिक विकास की एक अति महत्वपूर्ण कड़ी भारत सरकार अधिनियम 1935 और उसमें प्रावधानित प्रांतीय स्वायत्त शासन की कार्यप्रणाली के विषय में, वर्किंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के विषय में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी प्रांतीय स्वायत्त शासन के विषय में। आज हम बात करें प्रांतीय स्वायत्त शासन की कार्यप्रणाली के विषय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस टॉपिक से आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में स्थापित प्रांतीय स्वायत्त शासन के क्रियात्मक रूप का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी रूल इन प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा हॉल में, आपकी परीक्षा में उपस्थित हो, तब दोस्तों आपको उसका आंसर किस प्रकार से देना चाहिए। दोस्तों देखते हैं हम इसी प्रांतीय स्वायत्त शासन की कार्यप्रणाली के विषय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ब्रिटिश सरकार ने जब भारतीय संदर्भ में भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को ब्रिटिश संसद से पारित किया, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसके किसी भी उपबंध को स्वीकार नहीं किया। केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही नहीं दोस्तों, अन्य जो राजनीतिक दल थे उन्होंने भी इसे सिरे से नकार दिया। फिर भी दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने इस एक्ट में एक योजना प्रस्तावित की थी, जिसे हमने देखा है संघीय योजना के नाम से। दोस्तों यह प्रस्तावित संघीय योजना भारतीयों के विरोध के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा रद्द कर दी गई, किंतु नई प्रांतीय शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। एक तरफ तो प्रस्तावित संघीय योजना को रद्द कर दिया, लेकिन प्रांतों में जो नवीन प्रांतीय स्वायत्त शासन की कार्यप्रणाली थी उसे लागू किया। दोस्तों अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस एक्ट की और इस एक्ट में प्रावधानित प्रांतीय स्वायत्त शासन की असलियत को भारत की जनता के सामने उजागर करने का मन बना लिया। इसीलिए दोस्तों अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विधायिका के चुनाव में, प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करने का निर्णय किया। दोस्तों 1937 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय विधानमंडल के लिए निर्वाचन कराए और दोस्तों प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय स्वायत्त शासन की स्थापना की। दोस्तों इसके क्रियात्मक स्वरूप को एक हम कहानी के रूप में देख सकते हैं, और इस कहानी के दोस्तों हमने 11 छोटे छोटे पार्ट किए हैं, अर्थात हमने इसे 11 छोटे छोटे बिंदुओं में आपको समझाने का प्रयास किया है, ताकि आपको मालूम हो सके कि प्रांतीय स्वायत्त शासन की कार्यप्रणाली के संदर्भ में भारत में किस तरह से कदम उठाए गए या क्या कहानी रही। आइए दोस्तों अब मैं उसी ओर आपको ले चलता हूं कि प्रांतीय स्वायत्त शासन की कार्यप्रणाली क्या थी या वर्किंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे प्रांतीय निर्वाचन, प्रोविंशियल इलेक्शन। फिर देखेंगे दोस्तों हम कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, सेशन ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, प्रांतों में अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरिम कैबिनेट इन द प्रोविंसेस, समझौता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिश सरकार में एक एग्रीमेंट हुआ था, उसके विषय में बात करेंगे हम। फिर हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सकारात्मक दृष्टिकोण के बारे में, पॉजिटिव अप्रोच ऑफ कांग्रेस। इस समझौते के बाद जो कांग्रेस ने सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विभिन्न प्रांतों में जहां पर उसे बहुमत प्राप्त था, एकल पार्टी के रूप में या गठबंधन की मुख्य पार्टी के रूप में, वहां पर उसने कैसे अपने मंत्रिमंडल बनाए, फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। फिर देखिए दोस्तों मिश्रित मंत्रिमंडल के संबंध में मुस्लिम लीग का प्रस्ताव, प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग रिगार्डिंग द मिक्स्ड मिनिस्ट्रीज। तत्पश्चात हम देखेंगे श्री जिन्नाह का आरोप, मोहम्मद अली जिन्नाह के आरोप या चार्जेस के विषय में। फिर हम देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध का इस दौरान जो प्रारंभ हुआ था, बिगिनिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर, और उसका क्या इफेक्ट पड़ा प्रांतीय स्वायत्त शासन पर। और फिर देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र, रेजिग्नेशन ऑफ ऑल कांग्रेस मिनिस्ट्रीज इन प्रोविंसेस। फिर देखेंगे दोस्तों हम प्रांतीय शासन की सफलता के विषय में। दोस्तों अब हम इनके विषय में एक एक करके बात करते हैं, ताकि आपको यह पूरी की पूरी जो घटनाक्रम है वो समझ में आ सके व्यवस्थित रूप से। देखिए दोस्तों प्रांतीय निर्वाचन, ब्रिटिश सरकार ने जब प्रांतों में इस शासन प्रणाली को लागू करने का निर्णय कर लिया, तो तत्कालीन भारतीय राजनीतिक परिदृश्य के दो प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपनी पूरी ताकत से इन निर्वाचन में भाग लिया।
स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विभिन्न प्रांतों का दौरा किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में व्यापक रूप से चुनाव का प्रचार प्रसार किया। इन चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 711 स्थानों पर सफलता हासिल की। यह महत्वपूर्ण था उस समय। तत्पश्चात दोस्तों मुस्लिम लीग जो मुख्य विपक्षी पार्टी थी उसे मात्र 382 स्थान प्राप्त हुए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस प्रकार कांग्रेस को कई राज्यों में बहुमत मिल गया। लगभग 9 राज्यों में कांग्रेस की एकल या गठबंधन सरकारें अस्तित्व में भी आई थी। अब दोस्तों प्रांतीय निर्वाचन हो गए। अब प्रांतीय निर्वाचन के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक। अब दोस्तों जब कई प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो गया तो इस बात के ऊपर कांग्रेस में मतभेद उत्पन्न हो गया कि क्या कांग्रेस को प्रांतीय सरकार अर्थात प्रांतीय मंत्रिमंडल बनाने चाहिए। अब दोस्तों इस प्रश्न पर विचार करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित हुई और इस कार्यकारिणी की बैठक में श्री महात्मा गांधी जी की इच्छा के अनुसार यह निर्णय हुआ कि यदि गवर्नर महोदय यह आश्वासन दें कि वे दैनिक प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, मतलब प्रांतीय सरकार के प्रांतीय मंत्रिमंडल के दैनिक कार्यों में यदि हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा तो कांग्रेस अपने बहुमत वाले प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल बना ले। व्यवस्थित निर्णय था। बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही सोच विचार कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने यह निर्णय लिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार के जो प्रांतीय गवर्नर थे या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनकी तरफ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया अपनी इस मांग के परिप्रेक्ष्य में। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बनाए। दोस्तों अब यहाँ से एक तीसरी कड़ी जुड़ती है इस घटनाक्रम की कि प्रांतों में अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जब विभिन्न प्रांतों में अपने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया तो ऐसी स्थिति में प्रांतीय गवर्नरों ने एक और असंवैधानिक कार्य किया। इसके अंतर्गत जो भी अल्पसंख्यक नेता, विशेषकर आप बोल सकते हैं मुस्लिम लीग के नेताओं को प्रांतीय मंत्रिमंडल बनाने के लिए दोस्तों आमंत्रित किया गया। गवर्नर का यह कार्य अत्यंत असंवैधानिक और निंदनीय था क्योंकि उन्हें प्रांतीय विधानमंडलों में किसी भी प्रकार का बहुमत नहीं था, अर्थात गैर बहुमत की सरकार बनाने के लिए इस तरह के अंतरिम मंत्रिमंडल की स्थापना की गई। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं तो फिर क्या घटनाक्रम चला। यह हुआ दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार में एक समझौता या एग्रीमेंट हुआ। अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की जो निर्णय था ब्रिटिश सरकार का प्रांतीय गवर्नरों का, जब वह सफल नहीं हो पाया तो ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस के साथ बातचीत करना पड़ी। तब कांग्रेस ने वायसराय से समझौता वार्ता शुरू की और यह समझौता वार्ता दोस्तों लगभग 3 महीनों तक चली। इसके अंतर्गत तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड लिनलिथगो ने 21 जून 1936 को एक वक्तव्य दिया और उसमें कहा कि इस आशंका का कोई आधार नहीं है कि प्रांतीय गवर्नर मंत्रिमंडल की नीतियों में हस्तक्षेप करेंगे, मंत्रियों द्वारा प्रांत के दैनिक प्रशासन में जबरदस्ती अपनी सलाह ला देंगे, उनके कार्य में रुकावट डालेंगे, आवश्यक रूप से अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करेंगे। भारतीय जनता मुझ पर विश्वास रख सकती है। मैं भारत में संसदीय शासन के सिद्धांतों की पूर्ण और चरम स्थापना के कार्य करूंगा। अब दोस्तों भारतीय गवर्नर जनरल ने जब इस तरह का आश्वासन अपने इस वक्तव्य में दिया और साथ ही अपील की कि वे भारत सरकार अधिनियम का पूरा उपयोग करें, दोस्तों इस अपील का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर भी गहरा असर पड़ा। वैसे दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांगे थी वह सब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के इस वक्तव्य में एक तरह से शार्ट आउट हो चुकी थी, उनका समाधान हो चुका था। इसलिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अब सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव अप्रोच अपनाई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के भाषण को सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया, क्योंकि 3 महीने से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों की बैठक चल रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप दोस्तों 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि जहां कांग्रेस को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए वहां उसको मंत्रिमंडल बना लेना चाहिए। तो दोस्तों सीधा कांग्रेस का भी 1-2 लाइन का यह प्रस्ताव बिल्कुल अनुमोदित हुआ पूरी पार्टी में।
कांग्रेस के इस प्रस्ताव के बाद दोस्तों जो प्रांतीय गवर्नरों ने अंतरिम मंत्रिमंडलों की स्थापना की थी वे मंत्रिमंडल अब नहीं रहे, अर्थात उन अंतरिम मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि वैसे भी वे काम चलाऊ सरकार की काम चलाऊ मंत्रिमंडल की भूमिका ही निभा रहे थे। अब दोस्तों इसके बाद कहानी ने फिर एक और मोड़ लिया। क्या मोड़ लिया कि कांग्रेस द्वारा अब मंत्रिमंडल प्रांतों में बनाए गए। इसके लिए दोस्तों जो आंतरिक मंत्रिमंडल कार्यरत थे उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 7 प्रांतों में मंत्रिमंडल बनाए, क्योंकि इनमें उसे आमंत्रित भी किया गया था मंत्रिमंडल बनाने के लिए। इसके अंतर्गत दोस्तों मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा, बम्बई और मध्य प्रांत महत्वपूर्ण थे। इसके साथ ही दोस्तों 3 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गठबंधन के माध्यम से मंत्रिमंडल बनाए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल बनाने के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद गहरे हो चुके थे। अब दोस्तों हम चलते हैं एक और मोड़ की ओर कि मिश्रित मंत्रिमंडल के संबंध में मुस्लिम लीग का प्रस्ताव। अब दोस्तों समस्त प्रांतों में जब कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल बना लिए गए तो मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया। क्या किया? इसके अंतर्गत मुस्लिम लीग के सदस्यों को कांग्रेस के मंत्रिमंडलों में शामिल किए जाने की मांग की गई। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और उसने क्या कहा कि मुस्लिम लीग के कांग्रेस में शामिल होने पर ही मुस्लिम लीग के नेतृत्वकर्ताओं को प्रांतीय मंत्रिमंडलों में शामिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। वास्तविक में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यह बात उचित थी, क्योंकि समस्त जिन प्रांतों में 7 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत था, तो दोस्तों वहां कांग्रेस मुस्लिम लीग के साथ सरकार क्यों बनाए? ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मतभेदों के कारण दोस्तों इन मिश्रित मंत्रिमंडलों की सफलता पर अब भारतीय राजनीति में धीरे धीरे करके संदेह गहराता जाने लगा। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं इस कहानी के अगले मोड़ के विषय में। दोस्तों जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ में मिश्रित मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया, तो दोस्तों श्री मोहम्मद अली जिन्नाह ने आरोप लगाया कांग्रेस पर। क्या लगाया दोस्तों इसके अंतर्गत कि हिंदुस्तान केवल हिंदुओं के लिए है। दोस्तों इससे बड़ा झूठ कुछ भी नहीं हो सकता, ये वास्तविक बात है। आज भी हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अन्य धर्मावलंबी साथ साथ ही रहते हैं। श्री जिन्नाह ने दोस्तों मुसलमानों पर कांग्रेसी अत्याचारों का झूठा प्रचार प्रसार किया। मुस्लिम लीग ने पीरपुर के राजा की अध्यक्षता में 1938 में इन अत्याचारों की जांच हेतु एक समिति को गठित किया और इस समिति ने झूठे तथ्यों को आधार बनाकर अत्याचारों की एक झूठी लिस्ट बना दी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने श्री जिन्नाह के आरोप तथा इस झूठी लिस्ट का पूर्णतः खंडन किया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मांग की कि इन आरोपों की जांच संघीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा कराई जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि इस तरह के आरोप और अत्याचारों की झूठी लिस्ट की वास्तविकता उजागर हो सके। लेकिन श्री जिन्नाह ने श्री राजेंद्र प्रसाद की इस मांग को स्वीकार नहीं किया, अर्थात कांग्रेस की मांग को स्वीकार नहीं करा और जिन्नाह ने अपने आरोप जो लगाए थे उन्हें वापस भी नहीं लिया। दोस्तों इन आरोपों के संबंध में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा था कि मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि यह आरोप बिल्कुल निराधार थे। गवर्नर जनरल और विभिन्न प्रांतों के गवर्नरों का भी ऐसा ही विचार था। मतलब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने श्री मोहम्मद अली जिन्नाह के इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। तत्पश्चात दोस्तों संयुक्त प्रांत के तत्कालीन गवर्नर सर हेनरी हेग ने लिखा था कि सांप्रदायिक मामलों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने पूर्ण निष्पक्षता से काम किया है तथा उनका सदैव यह प्रयत्न रहा है कि सभी के साथ न्याय हो। तो दोस्तों देखा आपने श्री जिन्नाह के आरोप के संदर्भ में इस कहानी को। अब दोस्तों हम इस कहानी के अगले मोड़ की ओर चलते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ। दोस्तों यह निर्णायक मोड़ था, बिगिनिंग ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। दोस्तों जब द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ सितंबर 1939 में हो गया तो
तो इस युद्ध में जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन द्वारा युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जबरन भारतीयों से बिना पूछे भारत को भी इस युद्ध में धकेल दिया। तो दोस्तों, इसके कारण एक गहरा मतभेद बन गया था भारतीय राजनीतिक नेतृत्वकर्ताओं में और ब्रिटिश सरकार के मध्य। दोस्तों, इसका यह परिणाम हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडलों ने प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया, रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार से युद्ध संबंधी उद्देश्यों को स्पष्ट करने और पूर्ण स्वाधीनता की मांग को प्रस्तुत किया, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने फिर कांग्रेस की मांग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। युद्ध के प्रति विरोध प्रकट करने के उद्देश्य से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त प्रांतीय मंत्रिमंडलों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र देने पर मुस्लिम लीग द्वारा 22 नवंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। बताइए दोस्तों, एक तरफ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभिन्न मंत्रिमंडल, प्रांतीय मंत्रिमंडल अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं ताकि भारत को आज़ादी प्राप्त हो सके, भारत को इस युद्ध में न धकेला जाए, और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग द्वारा इस त्यागपत्र को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाना कहीं से भी उचित नहीं था। ध्यान रखिएगा, यह तारीख थी 22 नवंबर 1939। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं प्रांतीय शासन की सफलता, सक्सेस ऑफ प्रोविंशियल रूल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1937 से 1939 यह 2 वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण रहे भारत में प्रांतीय स्वायत्त शासन कार्यप्रणाली के विषय में। दोस्तों, इस समय अधिकतर भारतीय प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सफलतापूर्वक शासन कार्य का संचालन किया। इस 28 महीने की अवधि में दोस्तों मंत्रिमंडल ने बहुत से निर्णय लिए, किसानों की दशा को सुधारने का लगातार प्रयास किया गया, प्रांतों के समस्त राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने यह साबित कर दिया दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता अब भारत का भी शासन संचालन सफलतापूर्वक कर सकेंगे। जब वो प्रांतों में कर सकते हैं तब वह केंद्रीय स्तर पर भी इस तरह स्वतंत्र रूप से अपने यहाँ का शासन संचालन करने में पूर्णतः सक्षम सिद्ध हुए हैं। दोस्तों, आपने देखा प्रांतीय स्वायत्त शासन की क्रिया प्रणाली के विषय में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस संदर्भ में श्री कोपलैंड ने क्या लिखा है। तो दोस्तों, उन्होंने लिखा है, अधिकांशतः यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस के मंत्रिमंडलों का प्रांत में कार्य ऐसा था कि कांग्रेस उस पर गर्व कर सकती थी। कांग्रेस के नेताओं ने यह सिद्ध कर दिया कि जहां वे बातें करना जानते हैं वहां वे कार्य करने की योग्यता भी रखते हैं। जहां वे आंदोलन करना जानते हैं वहां शासन कार्यों में भी वे किसी से कम नहीं है। उनमें तथा उनके सहयोगियों में सामाजिक सुधारों के उत्साह की कोई कमी नहीं थी। यह साबित करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने 28 माह के प्रांत के जो मंत्रिमंडलों में शासन के माध्यम से। श्री कोपलैंड ने इस बात को स्वीकार किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक महत्वपूर्ण प्रभावशाली नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संदर्भ में लिखा था कि कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों में पद ग्रहण करने से मनोवैज्ञानिक परिवर्तन इससे भी भारी हुआ और संपूर्ण देश में एक उत्साह की लहर चल गई। तो मतलब कांग्रेस का जो पद ग्रहण करना था प्रांतीय मंत्रिपरिषदों में, प्रांतीय मंत्रिमंडलों में, उससे यह एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन जबरदस्त तरीके से आया दोस्तों, और पूरे देश में एक उत्साह की लहर सी दौड़ गई। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लॉर्ड लिनलिथगो जो तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस दौरान 28 माह के दौरान बेहतर कार्य किया और इस कार्य की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा भी की। दोस्तों आप देखते हैं हम कि प्रांतीय शासन में गवर्नरों की इस दौरान क्या भूमिका रही, रोल ऑफ गवर्नर्स इन प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सबसे पहले दोस्तों हम इसे 3 बिंदुओं में देखेंगे। सबसे पहला है राजनीतिक बंदियों को मुक्त करना, टू फ्री द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, श्री खरे विवाद, खरे केस। फिर देखेंगे दोस्तों हम सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री को पद से हटाना, टू रिमूव द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। दोस्तों इसी परिप्रेक्ष्य में है अब हम देखेंगे प्रांतीय शासन में गवर्नरों की भूमिका के विषय में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहां कहीं भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्रिमंडल थे जिन प्रांतों में, वहां तो प्रांतीय गवर्नरों की भूमिका काफी संतुलित
संतोषजनक रही, लेकिन ऐसा पूर्णतः नहीं रहा कि प्रांतीय गवर्नर केवल संवैधानिक प्रधान बने रहे। गवर्नरों की भूमिका के संबंध में पहले कांग्रेस का विचार था कि प्रांतीय गवर्नरों के द्वारा मंत्रियों के साथ पर्याप्त सीमा तक सहयोग किया गया। गवर्नरों ने प्रांत में जो कार्य किए दोस्तों, जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि हम इसे 3 बिंदुओं में व्यक्त कर रहे हैं, उसी विषय में बात करते हैं। सबसे पहले राजनीतिक बंदियों को मुक्त करना, टू फ्री द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ध्यान रखिए दोस्तों, प्रांतीय गवर्नर ने कांग्रेसी मंत्रिमंडल के उस निर्णय को ठुकरा दिया जिसमें राजनीतिक बंदियों को रिहा करने का प्रावधान किया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने त्यागपत्र देने का निर्णय कर लिया। इस परिप्रेक्ष्य में तो परिस्थितियों को संभालने की दृष्टि से संयुक्त प्रांत और बिहार के गवर्नरों ने कांग्रेस के इस फैसले को स्वीकार कर लिया और तत्कालीन जो राजनीतिक बंदी थे उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया। तो दोस्तों देखा आपने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को त्यागपत्र देने की धमकी तक देनी पड़ी थी प्रांतीय गवर्नरों को। तब संयुक्त प्रांत और बिहार के गवर्नर ने कांग्रेस की इस मांग पर सकारात्मक रवैया दर्शाया। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री को हटाना, टू रिमूव द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। ब्रिटिश सरकार के कुछ गवर्नरों ने दोस्तों जो उनको सोए की शक्तियां प्राप्त थी उसका मनमाना उपयोग किया, और इसी का एक उदाहरण है सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री को उनके पद से हटा देना। दोस्तों ऐसा इसलिए था कि सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध में अपनी खान बहादुर की उपाधि को लौटा दी थी। इसलिए गवर्नर ने मुख्यमंत्री को बहुमत होते हुए भी 10 अक्टूबर 1942 ईस्वी को उनके पद से हटा दिया। कारण क्या था? बस उन्होंने ब्रिटिश सरकार की नीतियों के विरुद्ध में अपने को प्राप्त खान बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था। तत्पश्चात दोस्तों हम देखते हैं खरे विवाद। दोस्तों प्रांतीय गवर्नर ने मध्य प्रांत में खरे विवाद के रूप में मंत्रियों के पारस्परिक संबंधों में हस्तक्षेप किया। मध्य प्रांत के जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर NV खरे ने मंत्रिमंडल को पुनर्गठन करने के लिए अपने मंत्रियों से त्यागपत्र मांगे ताकि वे वापस से अपने मंत्रियों को विभागों का, मंत्रालयों का आवंटन कर सकें। लेकिन खरे मंत्रिमंडल के 2 मंत्रियों ने अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया, क्योंकि कांग्रेस ने इस संबंध में उन्हें कोई निर्देश नहीं दिया था, ऐसा उन मंत्रियों का कहना था। इसलिए गवर्नरों ने इन मंत्रियों को पद से हटा दिया। गवर्नर ने खरे को पुनः मंत्रिमंडल के गठन करने का आदेश दे दिया, लेकिन कांग्रेस ने इस हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस ने श्री खरे के स्थान पर पंडित रविशंकर शुक्ल को मुख्यमंत्री बना दिया। तो दोस्तों देखा आपने प्रांतीय गवर्नर ने मध्य प्रांत में किस प्रकार से प्रांतीय मंत्रियों में और उसके मुख्यमंत्री में जो संबंध थे उसमें अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करने का निर्णय किया, जो कि बहुत गलत था। अब दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर प्रांतीय कार्यकारिणी के संबंध में क्या परिवर्तन हुए थे। सबसे पहली बात ध्यान रखिए दोस्तों, प्रांतीय कार्यपालिका की समस्त शक्तियां गवर्नर में निहित कर दी, प्रांतीय गवर्नर में निहित कर दी गई। तत्पश्चात प्रांतीय प्रशासन में गवर्नर का हस्तक्षेप न्यूनतम कर दिया गया। ठीक, गवर्नरों का कार्यकाल निर्धारित कर दिया गया। अब वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के मनोविचार पर, इच्छा पर निर्भर नहीं करता था। तत्पश्चात ब्रिटिश सम्राट भारत मंत्री की सिफारिश पर ही गवर्नरों की नियुक्ति करेंगे। इसके पहले यह नियुक्ति संबंधी अधिकार हुआ करते थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। तत्पश्चात मंत्रियों की नियुक्ति और निष्कासन का दायित्व गवर्नरों को दिया। मतलब किसी मंत्री की नियुक्ति करना है या उससे पद से बर्खास्त करना है, उसे निष्कासित करना है, यह अधिकार दिया गया था प्रांतीय गवर्नरों को। दोस्तों इसके साथ में मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का अधिकार विधानमंडल को दिया गया, और इस प्रकार भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतीय स्वायत्त शासन के साथ साथ गवर्नरों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण रही। देखा दोस्तों आपने प्रांतीय कार्यकारिणी में किस तरह से परिवर्तन किए गए इस एक्ट में प्रांतीय स्वायत्त शासन के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा यह लेक्चर कैसा लगा? सोशल मीडिया के विभिन्न साइट्स के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।